गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे आगे आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं और प्रवृत्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो आदिकाल जो समय था, वो आदिकाल जो नाम रखा गया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल का नाम रखा था। तो आदिकाल जो शुरुआत का समय हम कह सकते हैं साहित्य के, तो आदिकाल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम रखा था उसको अन्य साहित्यकारों ने भी माना था, तो यह सर्वमान्य माना जाता है। आदिकाल जो नाम था सर्वमान्य था और इस समय अपभ्रंश का भाषा का विकास हुआ था और इसको विकसित रूप, आगे परिष्कृत रूप भी कह सकते हैं अपभ्रंश का। और इस समय में क्या हुआ था कि धार्मिक और ऐतिहासिक रासो काव्य लिखे गए थे। धार्मिक में जैसे जैन चरित्र से संबंधित और ऐतिहासिक में वीर रासो काव्य, उपदेशात्मक रासो काव्य, श्रृंगार रासो काव्य इस समय में लिखे गए। इसके साथ साथ मुक्तक रचनाएं भी, जैसे अमीर खुसरो द्वारा मुकरियाँ और उनके द्वारा खुसरो की पहेलियाँ, और इसके साथ साथ विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली विद्यापति की, ये सब आदिकाल की रचनाएं हैं, साहित्य है। और इस समय में गद्य का विकास भी हुआ था। और जो धार्मिक ग्रंथ है जैसे नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, तो यह सब आदिकाल की ही देन है। इस समय में यह सब साहित्य की रचना हुई थी। तो आदिकाल में इस समय में क्या क्या कैसे परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ पाई गई थी, इसके बारे में आज हम वर्णन करेंगे कि क्या क्या प्रवृत्तियाँ पाई गई थी। तो आदिकाल में जो प्रवृत्तियाँ पाई गई थी उससे संबंधित है, फर्स्ट है संकुचित राष्ट्रीयता। तो संकुचित राष्ट्रीयता की बात करेंगे कि उस समय जो राजा थे वो अपने ही जो राज्य की सीमा थी या अपना जो राज्य की सीमा थी उसी से में ही लगे रहते थे। मीन्स वो अपने पड़ोसी राज्य के बारे में, उस पर आक्रमण हो रहा है, उसको क्या नुकसान हो रहा है, वहाँ पर क्या स्थिति है, उनको कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोचते थे और उसी के विस्तार के बारे में सोचते थे। ठीक है, तो उनको दूसरे साम्राज्य के बारे में या अपने साम्राज्य से बाहर के बारे में वह कोई खोज खबर नहीं रखते थे और अपने ही साम्राज्य था, जो रियासत, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था साम्राज्य, तो उन्हीं अपने अपने राज्यों में ही राजा बिजी रहते थे, मतलब अपने राज्य में ही लगे रहते थे। अन्य राज्य जैसे आज हमारे भारत देश में है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, ऐसे नहीं थे। उस समय छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे राज्य, तो वह अपनी रियासत का ही में ही लगे हुए थे और उसी को बढ़ाने की सोचते थे। तो वह राष्ट्र की या अन्य राज्यों के बारे में नहीं सोचते थे, अपने ही साम्राज्य को, रियासत को वो एक राष्ट्र समझते थे। तो उनमें जो राष्ट्रीयता की भावना का अभाव पाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो उस समय क्या था, जो चारण कवि थे अपने जो राजा थे जिसके आश्रय में वह रहते थे, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में लगे हुए थे। चाहे उन आश्रयदाता या राजा की कमियां थी उनमें वह
गुण नहीं था, परंतु फिर भी वह अंधे होकर या कह सकते हैं या लालच में उन्हीं का ही गुणगान करते थे। अनेक कमियां होने के बावजूद भी वह उनका गुणगान करते थे, क्योंकि उनको धन का लालच होता था, उनको अशर्फियाँ या पैसों का लोभ होता था और उनकी प्रशंसा में ही लगे रहते थे। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के ही गीत गाते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर युद्धों का सजीव वर्णन। तो उस समय जो कवि जिस राजा के आश्रय में रहते थे, तो जब राजा दूसरे राजा के लिए जब लड़ाई के लिए युद्ध के लिए जाता था तो वो कवि साथ जाते थे और वह वहाँ पर वो युद्ध का वर्णन देखते थे। तो जब वो देखते थे प्रत्यक्ष रूप में, तो उसका जब वो वर्णन करते थे तो बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब हमने वो देख रखी होती है तो उसके बारे में हम वर्णन करें, और एक हम बिना देखे उस चीज़ के बारे में सोचकर उसका वर्णन करें तो इसका फ़र्क होता है। तो इसीलिए वह जो वो कवि थे उन युद्धों को प्रत्यक्ष रूप में देखा हुआ होता था, इसलिए उनका वह इस तरह से वर्णन करते थे जो कि सजीव हो उठता था। उस समय का शंख का, जैसे युद्ध की शुरुआत, नगाड़ा कह सकते हैं, घोड़ों की चाल, और भी जो मीन्स हथियारों का प्रयोग हुआ, वहाँ पर क्या क्या परिस्थितियाँ, उनका इतने अच्छे ढंग से वर्णन करते थे कि वो सजीव हो उठता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अप्रमाणित रचनाएं। तो उस समय की जो रचनाएं हैं उनको प्रमाणित नहीं कह सकते, उसमें शंका है, एक तरह से हम कह सकते हैं संदेह है। तो कुछ जो जो रचनाएं हैं उनको कुछ साहित्यकार प्रमाणित कह रहे हैं, कुछ अप्रमाणित कह रहे हैं, कुछ अर्ध प्रमाणित कह रहे हैं, तो इसलिए उसमें संदेह पाया जाता है। उस समय की रचनाओं को हम प्रमाणित नहीं कह सकते, उनमें संदेह पाया जाता है। नेक्स्ट आ गया ऐतिहासिकता का अभाव। तो उस समय क्या था, ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता था। उस समय जो रचनाकार थे, उसको जो मेन नायक थे, उनको नायकों या उनके चरित्र को ले तो लेते थे, मतलब उसके बारे में लिखने तो लग जाते थे, परंतु उनकी ऐतिहासिकता के बारे में वर्णन नहीं करते थे, बल्कि ऐतिहासिकता का वर्णन न करके कल्पना का समावेश ज़्यादा था। नायकों या चरित्रों का जिनका वर्णन करते थे उनकी ऐतिहासिकता का वर्णन वो सही ढंग से नहीं करते थे और उसमें कल्पना का समावेश ज़्यादा था। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम वीर काव्य और श्रृंगार काव्य की। नेक्स्ट जो प्रवृत्ति है वीर काव्य और श्रृंगार काव्य। तो उस समय में अनेक वीर काव्य लिखे गए। श्रृंगार काव्य, वीर काव्य जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, यह सब वीर काव्य से संबंधित रसों की बात है के बारे में है। और श्रृंगार रस का अगर मैं उदाहरण दूं तो जैसे विसल देव रासो है, तो उस समय में वीर काव्य और श्रृंगार काव्य मीन्स दोनों लिखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर प्रबंध व मुक्तक काव्य। तो उस समय प्रबंध काव्य भी लिखे गए और मुक्तक काव्य भी। प्रबंध काव्य में क्या है, जैसे कोई रचना है उसमें से अगर हम कुछ हिस्सा निकाल लें तो वह मीन्स वह पूरा नहीं माना जाएगा, उसमें कमी महसूस होगी। प्रबंध काव्य जो एक दूसरे से संबंधित कह सकते हैं, एक दूसरे से संबंधित है। मुक्तक काव्य है कि जैसे दोहे ले लो, उसमें एक अगर पाठ हम निकाल भी दें तो फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह प्रबंध और मुक्तक काव्य दोनों ही लिखे गए। जैसे मुक्तक काव्य कह सकते हैं हम विसल देव रासो, और प्रबंध काव्य हो गया पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ये सब ये प्रबंध काव्य में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जन जीवन के चित्रण का अभाव। तो उस समय के जो कवि थे अपने अपने राजाओं की प्रशंसा में लगे हुए थे, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपने अपने राजाओं की प्रशंसा में लगे हुए थे, और उनका जो मेन कर्तव्य था उनका, वह उसको भूले बैठे थे।
जनता का जनजीवन, आम जनजीवन का चित्रण का उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया, अपने अपने राजा आश्रयदाताओं के वर्णन में लगे हुए थे, उनकी प्रशंसा में लगे हुए थे, और जो मेन कर्तव्य उनका था जनजीवन के बारे में बताने का, उसका चित्रण का अभाव पाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिर अंतर्विरोधों का काल। उस समय अंतर्विरोधों का काल था, मीन्स एक ही रचना या एक ही व्यक्ति के बारे में विभिन्न जो साहित्यकार है उनका, एक ही व्यक्ति के बारे में एक रचनाकार के क्या विचार है और दूसरे रचनाकार के क्या विचार है, इस तरह आंतरिक विरोध पाया जाता था। तो कोई जैसे एक ही व्यक्ति को कोई जैसे कह सकते हैं हम अंतर्विरोधों का कारण मत विरोध मत विरोध पाया जाता था। जैसे विभिन्नताएं, मीन्स मतों में विभिन्नता पाई जाती थी। जैसे विद्यापति को शैव और वैष्णव दोनों ही माने जाते हैं। विद्यापति को कुछ साहित्यकार शैव, विद्यापति की जो प्रवृत्ति है शैव और वैष्णव दोनों पाई जाती हैं, और कुछ इतिहासकार इन्हें श्रृंगारी कवि, कुछ भक्त कवि, तो कुछ इन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो इस तरह अन्य कवियों के बारे में कवियों के बारे में एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग साहित्यकार रचनाकारों के अलग अलग विचार है। तो इस तरह अंतर्विरोधों का काल कह सकते हैं, मीन्स अलग अलग मत एक ही व्यक्ति के बारे में थे। तो नेक्स्ट आ गया फिर पॉइंट विभिन्न छंदों का प्रयोग। उस समय विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया था, जैसे दोहा, रोला, तोमर, गाथा आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया गया था। जैसे पृथ्वीराज रासो को उस समय विभिन्न छंदों का प्रयोग करते हुए छंदों का अजायब घर कहा गया था। ठीक है, तो इस तरह विभिन्न छंदों का प्रयोग उस समय प्रयोग में लाया जा रहा था। नेक्स्ट आ गया उपदेशात्मक साहित्य। तो उस समय उपदेशात्मक साहित्य भी लिखा गया, जैसे जैन साहित्य। जैन साहित्य जो रासो था, जैन रासों में जो चरित्र नायकों के जो साहित्य लिखे गए वो सारे उपदेशात्मक साहित्य थे। तो उस समय जो आदिकाल में उपदेशात्मक साहित्य काफ़ी लिखा गया, जिसमें अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया फिर अलंकार योजना। तो अलंकार योजना में क्या है, इसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों अलंकारों का प्रयोग किया गया, और अतिशयोक्ति अलंकार का विशेष प्रयोग किया गया। और इसके साथ साथ जैसे उपमा है, रूपक है, यमक है, श्लेष है आदि अलंकारों का विशेष प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर धार्मिक साहित्य। तो उस समय काफ़ी धार्मिक साहित्य का प्रयोग किया गया, जैसे जैन साहित्य कह सकते हैं। धार्मिक साहित्य का प्रयोग किया गया, जैसे परमात्म प्रकाश है, ठीक है, और भविष्यत कहा, और पौंचर्यों आदि धार्मिक ग्रंथ लिखे गए आदिकाल के समय में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर फुटकर साहित्य। तो आदिकाल में फुटकर साहित्य की रचना भी हुई, जैसे अमीर खुसरो ने मुकरियाँ और पहेलियाँ लिखी। ठीक है, और विद्यापति की पदावली, यह सब क्या था, फुटकर साहित्य। अमीर खुसरो ने मुकरियाँ और पहेलियाँ लिखी है, फुटकर साहित्य में आ जाता है। नेक्स्ट स्त्री केंद्रित साहित्य। तो आदिकाल में स्त्री केंद्रित साहित्य भी रचा गया, जैसे एक राजा दूसरे राज्य के साम्राज्य को जीतने के लिए उनकी कन्या किसी सुंदरी को देखकर
उस पर आक्रमण कर देना और उस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना, इस तरह सुंदरियों से संबंधित उन्होंने स्त्रियों से संबंधित साहित्य भी लिखा आदिकाल में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर रासो साहित्य रचना। तो रासो साहित्य रचना में जैसे पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, कुमान रासो, अनेक रासो साहित्य लिखे गए और जिसमें ये धार्मिक रासो साहित्य भी लिखे गए जो जैन साहित्य थे। ठीक है, और इसमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। डिंगल भाषा में क्या था, राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा का प्रयोग था, और पिंगल में था अपभ्रंश और ब्रज भाषा का प्रयोग। तो इस समय में आदिकाल में डिंगल भाषा का विशेष प्रयोग किया गया और कहीं कहीं डिंगल भाषा को अपभ्रंश भाषा भी कहा जाता है। तो डिंगल भाषा आदिकाल में विशेष प्रयोग में लाई गई। फिर है प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन रूप। प्रकृति के दोनों रूपों का संयोग और वियोग का वर्णन किया गया है। इसमें जैसे हम खुश या सुख का अनुभव कराते हैं तो उस समय संयोग का जैसे हम कह सकते हैं, उसमें आलंबन रूप का वर्णन किया गया और वियोग में उद्दीपन रूप का वर्णन किया गया। तो इस तरह आदिकाल में प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है फिर हिंदी कविता का प्रारंभिक रूप। तो आदिकाल में हिंदी की कविता की जो शुरुआत हो गई थी और इसमें अपभ्रंश भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया था और गद्य भी लिखा गया, गद्य की शुरुआत भी हो गई थी और काव्य की, हिंदी कविता की जो शुरुआत भी आदिकाल में हो गई थी। तो इस तरह से आदिकाल में अनेक तरह का साहित्य लिखा गया कवियों ने और मुख्य तो आश्रयदाता की प्रशंसा, चारण कवि थे वो आश्रयदाता की प्रशंसा का ज़्यादा इसमें हो रहा है और छंद योजना, अलंकार योजना और जो संवाद योजना का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है आदिकाल में। तो यह थी इनकी प्रवृत्तियों से संबंधित आदिकाल की जो विशेषताएं थी, इनमें यह थी मेन। समुचित राष्ट्रीयता थी, आश्रयदाता की प्रशंसा, युद्धों का बड़ा सजीव वर्णन किया था कवियों ने। ठीक है, और अलंकारों और छंदों का विशेष प्रयोग किया गया, अपभ्रंश डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। तो यह थी आदिकाल साहित्य के बारे में हमने बात की, उसकी प्रवृत्तियों के संबंधित बात की। तो बच्चों यह थी आदिकाल के बारे में प्रवृत्तियाँ और विशेषता के बारे में बात। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, समझना और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।